हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो आपका बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इसमें मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने पहला वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, तो उसको आप देख सकते हैं। और इसमें हम बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस की, जैसे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसमें कह रहा है कि देखो ये क्वेश्चन जो है नॉट वाला ना, ये आप एक बार क्या करो, इसमें सर्कल कर लिया करो। इससे क्या होता है कि आपको जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो हमारे माइंड में क्या होता है, पॉजिटिव मैनर रहते हैं, तो अब वो नॉट हमें दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये जरूर आप सर्कल कर लोगे तो इससे क्या होगा, जब भी क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो, ठीक है, यानी आपके माइंड में क्या होगा, ये समझ में आ जाएगा कि हमें जो आंसर देना है वो नॉट में देना है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो होता क्या है, जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे माइंड में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड आता है और यही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को टैकल कर देते हैं फटाक से देख करके। तो ये ध्यान में रखें, नॉट है तो थोड़ा सा आप सर्कल करो या अंडरलाइन कर लो, जिससे हमें जो है प्रॉब्लम ना हो, गलतियाँ ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टर यानी लक्षण इसका नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट है, तो कह रहा है डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। तो हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होता है, इसको पहले हमें समझना होगा। तो हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या है कि अगर कोई सॉलिड है और सॉलिड है, ठीक है, और टू लिक्विड में चेंज करना है, तो सॉलिड को किस में चेंज करना है, आपको लिक्विड में चेंज करना है। सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। तो इसका मतलब क्या है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वही जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, जिससे वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। और आपको हमें पता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे हमारे पास NaCl है, तो NaCl है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड से किस में, लिक्विड में चेंज करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो क्या होता है, फिक्स होता है, यानी डेफिनिट होता है। तो कोई भी अगर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा, डेफिनिट हो जाएगा, या बॉइलिंग पॉइंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो डेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये तो कैरेक्टर होता है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब ये कह रहा है कि ये ट्रू सॉल्यूशन, तो कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। और क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एमार्फस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, वो ट्रू सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक जो ऑप्शन सी कह रहा है, वो कह रहा है आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक इन नेचर, देखो आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो मीन्स क्या होता है आपका, सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रॉपिक मीन्स कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी, तो हमें कह सकते हैं कि जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर क्या हो, सेम ही हो, तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक समझ में आया, यानी डिफरेंट इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है, या ऑल डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अब यहाँ कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे हम समझें कि ए है और बी है, ए है बी है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, यानी जिससे ये बना हुआ है वो ए बी से बना हुआ है। तो यहाँ पर बी लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर बी होगा, फिर ये होगा, फिर बी होगा, और फिर ये होगा। तो ये भी ऐसे करते हुए आप लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर सॉरी ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे बी आ जाएगा, फिर ये आएगा, फिर बी आएगा, फिर ये आएगा, और फिर बी आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो अगर मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, अप टू डाउन आ रहे हैं ऐसे, तो आपका अरेंजमेंट देखो, इधर तो आपको ए मिल रहा है, फिर बी मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है। इधर देखोगे तो ए के सामने क्या मिलेगा, बी मिलेगा, यानी यहाँ पर ए मिलेगा और यहाँ पर क्या है, बी है, यानी अपोजिट है। अब इस डायरेक्शन में चलते हैं यहाँ पे। अब इस डायरेक्शन में अगर यहाँ से जा रहे हो, देखो यहाँ पे अगर आप जा रहे हो, ठीक है, इधर, तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको ए मिल रहा है एक साइड में, यहाँ भी ए मिल रहा है, यहाँ भी एक साइड में ए मिल रहा है, और एक साइड में क्या मिल रहा है, बी भी मिल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इनका अरेंजमेंट क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। यानी डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर क्या होगा, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, यानी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, यानी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये तो किसका है, एमार्फस का जो है कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉट पूछा है, तो ऑप्शन जो होगा हमारा यही राइट ऑप्शन होगा। फिर भी डी को हम समझ लेते हैं, कह रहा है कि आर रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए ये है, फिर उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, फिर ये आएगा, फिर बी आएगा, फिर ये आएगा, फिर बी आएगा, यानी आप क्या रेगुलरली पैटर्न आपको या रिपीटेड पैटर्न आपको इसमें मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, ये भी जो है एक कैरेक्टर है, और पूछ रहा है क्या, कैरेक्टर नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा उसका सी होगा। ठीक है,
अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क सॉलिड, कह रहा है कौन सा नेटवर्क सॉलिड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है SO2। ठीक है, तो SO2 जो होता है इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। क्लियर, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी पूछ रहा है तो ये पोलर होता है। क्यों, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बेंड टाइप का होता है। ठीक है, कैसा होता है, बेंड टाइप का, यस डबल बॉन्ड ओ ऐसे होता है। ठीक है, तो बेंड टाइप का होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका पोलर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब I2 जो है, ये I2 जो है ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन ये कैसा होगा, I है और I है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, जिसका मतलब डायपोल मोमेंट इसका जीरो होगा। और ये कैसा होगा, ये नॉन पोलर होगा, यानी ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है लेकिन कैसा है, नॉन पोलर है। ठीक है, उसके बाद डायमंड है। हाँ, डायमंड क्या हो जाएगा, ये नेटवर्क सॉलिड होगा। डायमंड क्या हो जाएगा आपका, नेटवर्क सॉलिड हो गया। तो सी हो गया। ऐसे नहीं, इसमें जो कार्बन होते हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में क्या होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐसे कार्बन कार्बन ज्वाइंट होते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि नेट होता है, यानी जाल जो होता है, उसमें देखे होंगे कि ऐसे एक पॉइंट जो होता है वो 4 पॉइंट से क्या होता है, सराउंडेड होता है, फिर अगला जो होता है 4 पॉइंट से ऐसे बंधे होते हैं। सेम वैसे कह सकते हैं, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो DCC टाइप का होता है। DCC वो डायमंड क्लोज क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये डायमंड जो होता है वो नेटवर्क सॉलिड होता है। ठीक है, उसके बाद H2O की बात करें तो H2O जो है ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो कौन सा आपका था, C ऑप्शन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वार्ड होते हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो इसमें देखिए, अब ये सोचो कि ज़रा हमारे पास क्या है, फेस सेंटर्ड है। तो FCC में अगर देखें, ठीक है, तो FCC में जो नंबर ऑफ आइटम होते हैं टोटल वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 फेसेस होते हैं, जहाँ से आपको 3 आइटम्स मिल जाते हैं, और 1 जो है आपका कॉर्नर से मिल जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम जो होते हैं FCC में वो 4 होते हैं। अब आपको बताया गया है कि जो टोटल किसी भी क्रिस्टल में जो वाइड होता है, टेट्राहेड्रल वाइड होता है, वो नंबर ऑफ आइटम के क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे देखो 2n के इक्वल होता है। तो हमने बताया था कि अगर टेट्राहेड्रल वाइड है तो वह क्या हो जाएगा, 2n के इक्वल हो जाएगा। तो 2 लिखेंगे, और n मतलब क्या होगा, n मतलब होगा नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 4 हैं। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8। तो हम कह सकते हैं यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड मिल जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वार्ड कितना होता है, 8 होता है। अगर मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल वार्ड पूछ लेता, तो ऑक्टाहेड्रल वार्ड जो होता है वो नंबर ऑफ आइटम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 4 हैं। तो ऑक्टाहेड्रल जो है इसी को पूछ लेता तो वो क्या आ जाता है, आपका 4 हो जाता। अगर आपको टोटल पूछ लेता कि टोटल नंबर ऑफ वार्ड कितने होंगे, तो ऑक्टाहेड्रल मिल गया कितना, 8, और टेट्राहेड्रल मिल जाएगा, टेट्राहेड्रल मिल गया 8, ऑक्टाहेड्रल कितना मिलता है, 4। तो 8 + 4 इक्वल टू कितना हो जाता है, 12। तो देखो यहाँ पे 12 आंसर दिया है। और अच्छा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए हो सकता है ऑप्शन यहाँ पे 4 भी दे सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड जो होता है, ठीक है, वो नंबर ऑफ क्या होता है, आइटम का डबल होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CCP स्ट्रक्चर इज। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ CCP स्ट्रक्चर इज जो होता है, यानी कह सकता है CCP स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका 12। तो चाहे आपका HCP हो, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, या हम कह सकते हैं CCP हो, दोनों कंडीशन में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना आता है, आपका 12 आता है। ये आपको याद रखना होगा। समझने के लिए अगर समझना चाहते हैं तो इसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा आइटम है, सेंटर आइटम है, इसी के बारे में हमें सोचना है कि ये कितने से सराउंडेड है। तो पहले क्या होता है आपका हेक्सा, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको 6 आइटम से सराउंडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं 1 होगा, 2 होगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो जाता है। उसके बाद 3 जो होते हैं वो ऊपर होते हैं। तो 1 2 और 3 इस टाइप से होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं 3 ये हो गया। तो यहाँ पर 7 हुआ था, तो यहाँ पर 6 था, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। और उसी टाइप से आपको यहाँ नीचे 3 मिल जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 10 होगा और 11 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर 9 हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 11 और हो जाएगा 12।
तो ये जो होता है, ये जो आइटम हमने देखा है ये सेंटर वाला आइटम जो है, यहाँ देखो 6 से यहाँ सराउंडेड है और 3 ऊपर और 3 नीचे, तो कितने टोटल हो जाएंगे, 6 ऊपर नीचे मिल जाएंगे और 6 ये, तो टोटल जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर उसको आप समझना चाहते हैं तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, और वो काफ़ी आपका हेल्प करेगा, ठीक है। वैसे आप ध्यान में रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव करना है तो दोनों में ध्यान में रखना है, एससीपी और सीसीपी दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होना है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर कॉन्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, बीसीसी, एफसीसी और एससीसी, ये दिया हुआ है। तो 3 दिया है और इसमें आपको क्या कह रहा है, एज लेंथ है, तो एज लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, तो और आर, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें रिलेशन पूछ रहा है कि ए और आर में क्या होगा रिलेशन, एफसीसी में क्या होगा, बीसीसी में क्या होगा और एससीसी में क्या है। तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लिंक को दे दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं, या हम इसको समझ सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको देखेंगे। देखो अगर आपके पास जो है एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी है, तो पहले क्या दिया है, एफसीसी दिया है, ठीक है। तो एफसीसी की जो आर और ए में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो ए इक्वल टू होता है 2√2r होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बीसीसी है, तो बीसीसी में ए का और आर का रिलेशन क्या होता है, तो ये होता है 4r√3 होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते हैं कि एससीसी क्या होता है, तो एससीसी में जो रिलेशन होता है वो ए इक्वल टू क्या होता है, 2r के होता है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ कैसे इसको निकालते हैं, तो आप वहाँ जा करके देख लेंगे और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू 2√2r हो गया एफसीसी का, तो ये कहाँ मिल जाएगा, तो देखो यहाँ पर मिल गया 2√2r, ये नहीं है तो गया काम से, यहाँ पर भी नहीं है तो ये भी गया और ये भी गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो है, और यही ऑप्शन एक ही दिया है। अगर आपको एक पता होता एफसीसी का केवल पता होता तो आप डायरेक्टली क्या क्वेश्चन को हिट कर देते, ठीक है। और ये इक्वल टू बीसीसी में देखेंगे तो 4r√3 है, तो यहाँ पर देखो 4r√3 है। उसके बाद एससीसी है, तो एससीसी का क्या होता है, 2r होता है, तो यहाँ पे 2r दिया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, ये है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यह मेटेलिक एलिमेंट हैज ए क्यूबिक लेटाइस ईच एज, ठीक है, ईच एज ऑफ द यूनिट सेल इज 2 एंगस्ट्रॉम। तो यानी कह सकता है ए की वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है, 2 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, और द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, और डेंसिटी डी दिया हुआ है आपका 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और यूनिट सेल इन 200 ग्राम, तो कह रहा है कि यूनिट सेल जो होगा वो 200 ग्राम का कितना आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पार्ट है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम, यानी उसका जो एज है, यानी किनारा जैसे एज है, ठीक है, एज का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, कह रहा है इसका जो एज है ये है आपका 2 एंगस्ट्रॉम है। तो अगर इसके हमें वॉल्यूम पता जाए, टोटल पता चल जाए कि इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 200 ग्राम का वॉल्यूम निकाल करके आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। कैसे समझेंगे इसको, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये को, अब देखिए इसमें ए की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दिया है, डी की वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो ये ऐसे डायरेक्ट आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसके लिए ध्यान में रखना है कि आपको यूनिट कन्वर्जन ध्यान में रखना है। यहाँ देखो सेंटीमीटर क्यूब है, तो एंगस्ट्रॉम को आपको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम को मीटर में, अब जानते हो कि